बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा साल घर से बाहर होता था और मेरी अम्मा घर चलाती थी। मैं 3 नौकरियां करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा होने लगा कि अम्मा ने कहा कि अब तुम पैसे ना भेजा करो। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अम्मा ने कहा मैंने घर पर सिलाई सेंटर खोला है, अच्छी कमाई हो जाती है, अब मैं तुम्हें पैसे भेजूंगी। और उस दिन के बाद अम्मा ने मुझे पैसे भेजने शुरू किए और ऐसा ही चलने लगा। आखिर मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अच्छा कारोबार कर सकता, तो मैं बिना बताए घर को चल पड़ा। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। सिर्फ कहने को इकलौता था, वरना घर की सारी जिम्मेदारी के साथ साथ 4 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर थी। अभी मैं मैट्रिक इम्तिहानात से फारिग ही हुआ था कि मेरे वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। इस अचानक हादसे की वजह से मुझे अपनी तालीम को खैरबाद कहना पड़ा। हालांकि मुझे मज़ीद तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, मगर किस्मत मुझे अलग ही मोड़ पर ले गई। मैंने भी चुपचाप किस्मत के लिखे को कबूल कर लिया। कुछ अर्सा तो मैं अपने घर के पास ही मुख्तलिफ जगहों पर काम करता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, खर्च बढ़ते चले जा रहे थे। मैं इस सूरत हाल से सख्त दिल बर्दाश्ता हो गया था। इसी परेशानी और मुश्किल में दिन कट रहे थे कि एक दिन मेरा एक कज़न मेरे पास आया और मुझे कहा कि वो बैरून मुल्क जा रहा है एक अच्छी नौकरी के लिए। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? मैंने कुछ देर सोचा और फिर हाँ कर दी। सच ये था कि मैं भी अभी ज़िंदगी से तंग आ गया था। रोज़ रोज़ की ख्वारी ने ज़हनी तौर पर बेहद थका दिया था। कुछ दिन लगे माँ और बहनों को मनाने में। बिलाखिर मुझे घर से इजाज़त ही मिल गई। मैंने अपने सफरी दस्तावेज़ात जमा करवाए और अल्लाह का नाम लेकर सफ़र की तैयारियां करने लगा। अभी मैं इस सब में ही मसरूफ़ था कि एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आ गया। उम्र में तो वो मुझसे भी छोटी थी, मगर तमाम बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरी और उसकी सबसे ज़्यादा बनती भी थी। मैंने लड़के की फैमिली से मिलकर फिलवक्त सिर्फ मंगनी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था और साथ मैं ये भी चाहता था कि जब तक उसकी शादी में वक्त है तब तक वो अपनी तालीम पर तवज्जो दे। इन्हीं सब सोचों और उम्मीदों के साथ अपनों की दुआओं में मैं घर से एयरपोर्ट की तरफ निकल आया। जाने से पहले मैं अपने चचा के घर जाकर उनसे अपने घर वालों की देखभाल का वादा लेकर आया। मेरे लिए घर को बिना किसी मर्द की मौजूदगी के छोड़ कर आना बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अब एक फ़ैसला कर लिया था और इसी पर कायम रहना था मुझे। मैंने सारी परेशानियों से वक्ती तौर पर छुटकारा पाने के लिए आंखें मूंद ली, सर सीट की पुश से टका लिया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा होने लगा। मेरा नाम अरशद है। मैं एक मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं न सिर्फ अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, बल्कि घर का सरबराह भी अब मैं ही हूँ। मेरी कहानी ज़िंदगी की कठिनाइयों से भरपूर है। मुझे अपनी फैमिली बहुत अजीज़ है और उनके आराम और सुकून के लिए मैंने अपने सुकून की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। दिल पर पत्थर रख कर ही सही, मगर मैंने अपनी तालीम को खैरबाद कह ही दिया। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं, मगर ज़िंदगी की हर तलखी से वाकिफ़ हूँ। मैंने अपनी फैमिली को सुकून भरी छाँव मुहैया करने के लिए खुद को कड़ी धूप में जलाया। मेरे लिए दिन बहुत मुशक्क़त भरे थे। कभी कभी मैं सोचता था कि काश मैं अपना मुल्क छोड़कर दियारे गैर कभी ना आता, मगर बाज़ दफ़ा हमें अनचाहे फ़ैसले भी करने पड़ते हैं। मैंने भी किए। मैंने एक दिन में 3 नौकरियां तक की। एक वक्त की रोटी खाता और 2 वक्त की रोटी के पैसे बचा कर रख देता। मैंने अभी अपनी 4 बहनों की तालीम के खर्चात पूरे करने थे और उनके अच्छे घरों में शादियां भी करनी थी। इन सब के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल कुर्बान करने थे। मैंने भी हर चीज़ का प्लान बना कर रखा हुआ था, मगर मैं इस सब में ये भूल गया था कि हम जितने भी प्लान बना लें, वो सब किस्मत के सामने धरे के धरे रह जाते हैं। मेरी ज़िंदगी की काया भी इसी दिन पलट गई जब मेरी ज़िंदगी में एक नए शख्स की आमद हुई। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैं अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सामने ही मेरा कज़न खड़ा था। हम दोनों साथ इटली जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उससे मुसाफा किया। कुछ देर के बाद हम मामूल की चेकिंग वगैरह से फारिग होकर जहाज़ में सवार हो गए थे। मेरा दिमाग अभी भी पीछे अपने घर में उलझा हुआ था। मैं परेशान था कि वो सब किस तरह रहेंगे। इसी परेशानी में डूबे डूबे मैं नींद की वादियों में उतर गया। वो एक अजीब रात थी। कभी यूं लगता कि वो सिर्फ ख्वाब था, हकीकत नहीं, मगर ये मुमकिन नहीं था।
वो सब हकीकी ज़िंदगी का ही एक बाब था। मेरी ज़िंदगी में आने वाली वो रात और वो औरत कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं वो पल कभी भुला नहीं पाया जिन पलों में वो मेरे साथ थी। वो बहुत खूबसूरत तो ना थी, मगर वो पुरकशिश ज़रूर थी। दुनिया वालों की नज़र में ना सही, मगर मेरी नज़र में थी। न जाने वो उसमें ऐसा क्या था कि मैं बेसाख्ता उसकी ओर खींचता चला गया। वो वहीं इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर रहती थी। कहने को वो बरतानवी शहरियत की मालिक थी, मगर लगती वो एशियाई थी। मेरी पहली बार उससे बातचीत एक सुपरमार्केट में शुरू हुई। वो इससे मेरी पहली मुलाकात थी। वो मेरे आगे अपनी ट्रॉली लेकर खड़ी थी और मैं ऐन उसके पीछे था। अगली बारी काउंटर पर उसी की थी, मगर वो अपने पर्स में बुरी तरह उलझी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया तो उसके चेहरे पर परेशानी रकम थी। मैंने उससे वजह पूछनी चाही, मगर मैं फिलवक्त वहाँ की जुबान से नाबलद था। तभी काउंटर पर मौजूद लड़के ने, जो कि एक इंडियन था, मेरी मदद करते हुए मुझे बताया कि वो लड़की अपना पर्स कहीं खो चुकी है। अब उसके पास ये सब खरीदने के पैसे नहीं। मैंने उसकी मुश्किल देखते हुए उसके मना करने के बावजूद अपना उसके साथ बिल भी अदा कर दिया। वो बेसाख्ता मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। बाहर आकर उसने मुझसे उर्दू में बात शुरू की तो मैं हैरान रह गया। तब उसने मेरी हैरान शक्ल देखते हुए मुझे बताया कि उसकी माँ पाकिस्तानी थी, इसलिए गुजारे लायक उर्दू उससे भी आती है। उसके साथ चलते चलते मैंने एक बात नोट की कि वो मेरे ही रूट पर चल रही है, और जब मैंने इस बाबत उससे पूछा तो उसने कहा कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है जहाँ तुम जा रहे हो। इस इत्तेफाक पर हम दोनों ही बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। उसने बताया कि वो एक स्टूडेंट है, उसका नाम महरीन है और वो करीब के कॉलेज में ही पढ़ती है। बातों बातों में उसने बताया कि वो एक मुस्लिम है और उसके वालिदैन भी मुसलमान हैं। अब हम तकरीबन रोज़ मिलने लगे थे। मैं अक्सर डायरी लिखा करता था, ये मेरी पुख्ता आदत थी। इस सफ़र में भी मेरी डायरी मेरे हमरा थी। मुकर्ररा वक्त पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। ये इटली का शहर वीनस था, प्यार करने वालों का शहर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने आसमान की तरफ देखा। ये एक नया मुल्क, एक अनजान शहर था। मैं अपने कज़न की मैयत में आगे बढ़ने लगा। बाहर आकर हमने टैक्सी ली। कुछ देर बाद हम एक विस्मांदा इलाके की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ हर तरफ अजीब बदमज़गी सी इमारतें बनी हुई थी। अजीब किस्म के लोग हर तरफ थे। एक लम्हे को मेरा दिल इस माहौल से घबराकर वापस चले जाने को चाहा। बिलाखिर मैंने हिम्मत करके बाहर कदम रखा। ये एक बोसीदा और खस्ता हाल इमारत थी। वो जो पुरसकून और तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब सजाकर मैं यहाँ आया था, वो सब चकनाचूर हो गया। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग निकलूं। वो लोग जो दियारे गैर के गुन गाते, इन सबको यहाँ लाकर बताऊं कि ये तो हमारे वतन से भी बदतर है। हर तरफ बदबू फैली हुई थी। ये सब देखकर मुझे ज़ोर से अबकाई आने लगी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने आगे की तरफ कदम बढ़ाए। बमुश्किल हम चौथी मंजिल तक पहुँच कर रुके। सामने ही हमारा फ्लैट था। हम अंदर दाखिल हुए तो वह धूल मिट्टी से अटा हुआ था। यूं लगता था कि गोया सदियों से यहाँ किसी का गुजर ना हुआ हो। मैंने नाक पर रुमाल बांध लिया। मेरा कज़न भी मेरे जैसी ही कैफियत से गुजर रहा था। हमने हिम्मत करके आगे बढ़कर सफाई का काम शुरू किया। बिलाखिर चंद घंटों की मेहनत के बाद हम इसे माकूल सूरत में लाने के कामयाब हो गए। इस सब के बाद हम थकन से चूर हो गए थे। अभी हम कुछ खाने के बारे में सोच रहे थे कि हमारा पड़ोसी हमारे लिए एक ट्रे में कुछ सैंडविच और कॉफ़ी लेकर आ गया। हमने वो जल्दी जल्दी खाकर उसका शुक्रिया अदा किया और लंबी तान कर सो गए, क्योंकि अगली सुबह हमें नौकरी की तलाश में भी जाना था। मैं आज अपनी शिफ्ट पूरी करके आ रहा था कि रास्ते में मुझे वो दिखी, गमगीन सूरत बैठी हुई। मैं उसके करीब गया और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है और इतनी परेशान क्यों है। तो उसने बताया कि उसकी माँ और बाप के बीच आज फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। मैंने उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ आने को कहा और बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे वालिदैन से बात करूँगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम नहीं उन्हें कुछ भी समझा सकते। उसकी बात सुनकर मैं उसे सवाए तसल्ली के कुछ ना दे पाया। फिर कुछ दिन वो मुझे नज़र ही ना आई। मैंने उसकी एक दोस्त से उसके बाबत पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी माँ और बाप के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई है। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि वो बिना मुझे कुछ बताए कैसे चली गई, मगर वो मुझे बताती भी तो क्यों? आखिर हमारा कौन सा कोई रिश्ता था जो वो मुझे बता कर जाती। बहरहाल कुछ दिन मैं उसके बारे में सोचता रहा कि न जाने क्यों इस तरह वो अचानक यहाँ से चली गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद उसकी वजह उसकी माँ हो। इन्हीं दिनों मैंने एक और नौकरी करनी शुरू कर दी थी।
मैं एक दिन में 3-3 नौकरियां कर रहा था। इसके बावजूद खर्चे थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने न जाने कितनी बार बचत करने का सोचा ताकि इस बसीदा इलाके से किसी माकूल जगह रिहाइश ढूंढ सकूं, मगर हर बार ही कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता। अब भी मैं बचत का ही सोच रहा था कि ख़ानदान में किसी की शादी का शोर उठा। घर वालों को एक माकूल रकम भेजनी पड़ी ताकि वो अच्छी तरह शादी में शिरकत कर सकें। गुजरते वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। मैं मज़ीद नौकरियों की तलाश में पड़ गया। हर तरफ से जैसे मुश्किलात ने घेर लिया था। इन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन एक मेडिकल स्टोर के बाहर मुझे वो दिखी। मैंने उससे बेसाख्ता आवाज़ देकर रोक दिया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझसे मिलने के लिए मेरी तरफ आई। मैंने रस्मी सलाम दुआ के बाद उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उसने मुझे बताया कि उसके माँ बाप के बीच एक बार फिर उसको लेकर बहुत बड़ी बहस हुई। उसकी माँ चाहती है कि वो पढ़े और बाप चाहता है कि नौकरी करे। मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है तो उसने कहा कि वो पढ़ना चाहती है और साथ में पार्ट टाइम कोई जॉब कर लेगी। फिर हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। एक दिन वो मुझे अपनी माँ से मिलाने अपने घर ले गई। मैंने जब उसकी माँ से मुलाकात की तो वो मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। मैं बावजूद कोशिश के पहचान न सका तो उनसे पूछ बैठा। मेरी बात सुनकर वो हंसती और बोली, मैं सालों से यहाँ रह रही हूँ और तुम अभी आए हो तो मुझे कैसे जान सकते हो। इनकी बात में दम था, मगर अगले बहुत से दिन उनका चेहरा मेरी याददाश्त से महव ना हो सका। एक दिन मैं नाइट शिफ्ट से वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में अचानक शोर सुनाई दिया। मैंने आगे जाकर देखा तो एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़की ज़मीन पर पड़ी करा रही थी। मैं तेज़ी से आगे बढ़कर उसे हॉस्पिटल लेकर गया और इमरजेंसी में फ़ौरन इत्तला कर दी। अगले कुछ घंटे मेरे कॉरिडोर में टहलते हुए गुजरे। सुबह के करीब डॉक्टर ने आकर मुझे इत्तला दी कि वो होश में आ गई है और आप अब उनसे मिल सकते हैं। मैं धड़कते दिल के साथ रूम में दाखिल हुआ। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इंसानियत के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था। थोड़ी देर बाद वो आंखें मूंद कर लेट गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बहुत पुरकशिश थी। उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे। वो बेपनाह हुस्न की मालिक थी। मेरी नज़र उसके बालों पर ठहर गई। गोल्डन कलर की जुल्फ़ें उसके चेहरे का अहाता किए हुए थीं। मेरे इर्तिकाज़ से वो नींद में कसमकाई तो मैं पीछे होकर बैठ गया। वो जल्द ही नींद की वादियों में खो गई। अगले दिन मैंने जॉब से छुट्टी कर ली। वो पूरा दिन उसकी देखभाल में गुजारा। वो मेरे अखलाक से काफ़ी मुतासिर हुई। मैंने भी उसका ख्याल रखने में कोई कसर उठा न रखी। कुछ दिन बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई तो मैं उसे उसके घर छोड़ने चला गया। वो भी एक फ्लैट में रहती थी, मगर वो मेरे फ्लैट से कई गुना बेहतर था। मैंने उसको उसके कमरे तक पहुंचने में उसकी मदद की। फिर किचन में जाकर उसके लिए कुछ खाने को बनाया। शाम से पहले वो दुआ लेकर सो गई। रफ्ता रफ्ता हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। उसका नाम नताशा था। वो धीरे धीरे मेरे दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी। मुझे उसके बिना रहना मुश्किल लगने लगा। एक दिन मैंने अपने दिल की बात उससे की तो उसकी तरफ से मुस्बत जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उसकी खातिर बचत करना शुरू कर दी। वो खुद भी जॉब करती थी और पढ़ाई भी कर रही थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी की तारीख रख दी गई। माँ ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं ये सोचकर दुखी हो गया कि मुझे बिना बताए तारीख भी तय कर दी गई। बहरहाल बहन को बात करके उसे मुबारकबाद दी और दुआएं दी। मैंने नताशा को भी इस बारे में बताया। उसने सुनकर मुझे मुबारकबाद दी। हम रोज़ मिलने लगे। मैंने अब उसके साथ ही जॉब शुरू कर दी थी। हम साथ जाते और साथ वापस आते। एक दिन मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उसने हाँ भी कर दी। मैं अभी तक उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानता था। जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी कोई फैमिली नहीं, वो एक यतीम खाने में पली बड़ी है। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैंने उसे तसल्ली दी और हमेशा उसका साथ देने का वादा किया। मेरा इरादा जल्द ही उससे शादी करने का था। इससे पहले कि मैं अपने घर वालों से बात करना चाहता था, मैं अम्मा को फ़ोन करके सारी बात बताई तो अम्मा कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गईं। फिर उन्होंने जो बात मुझे बताई उसने मेरे इर्द गिर्द धमाके कर दिए। कितने ही दिन मैं अम्मा की बात पर यकीन करने की कोशिश में लगा रहा। कितने ही दिन मैंने दुआएं की कि काश ऐसा ना हो, मगर हकीकत वही थी जो मैंने सुनी थी। फिर मैंने एक अचानक फ़ैसला किया और नताशा से शादी की तारीख की बात कर दी। उसने इतनी जल्दी करने की वजह पूछी तो मैंने उससे असल बात नहीं बताई। बहरहाल वो शादी के लिए राज़ी हो गई। मैंने अपने कज़न और कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके बताया और शादी के इंतज़ामात करने को कहा। मेरा वो कज़न मेरा बचपन का दोस्त भी था और मुझे उसकी तरफ से कोई ख़तरा नहीं था
کہ وہ किसी को बता देगा। मेरे दोस्तों ने मिलकर काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। अगले हफ्ते ही हमारी शादी हो गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशियों भरा दिन था, मगर मैं नहीं जानता था कि वो खुशियाँ वक्ती थीं। मैंने फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था और नताशा भी मेरे साथ ही जाती थी। अभी मैं बमुश्किल ही खर्चे पूरे कर पा रहा था कि एक दिन अम्मा की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो पैसे उन्हें भेजा करता था उससे बचत करके उन्होंने एक सिलाई सेंटर खोल लिया है घर में, जिससे काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है। तुम अब पैसे मत भेजना, बल्कि मैं खुद तुम्हें पैसे भेजा करूँगी और तुम भी कोशिश करके जल्द वहाँ से वापस चले आना। मैं उनकी बात सुनकर हैरत में पड़ गया। चलो खर्चे की तरफ से मेरी परेशानियाँ एक हद तक कम हो गई, मगर वापस आने की बात मेरे लिए परेशान कुन थी। फिर कुछ दिन की सोच विचार के बाद मैंने एक फ़ैसला किया कि जितने भी पैसे जमा हुए थे उसे लेकर मैं पाकिस्तान जाकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। मगर मैं नताशा को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता था, और अगर उसे साथ लेकर जाता तो अम्मा से क्या कहता। मैं दोहरी मुश्किल में फंस गया था। सोच सोचकर मेरा दिमाग फट रहा था, कोई हल नहीं समझ आ रहा था। तभी मैंने नताशा को सारी सूरत-ए-हाल बताने का फ़ैसला किया, क्योंकि आज ना सही कल तो मुझे वापस जाना ही था और नताशा को साथ लेकर ही जाना था। मेरी सारी बात सुनकर उसने मुझे कहा कि फ़िलवक्त मैं चला जाऊं, जब हालात ठीक हो जाएं तो उसे भी ले जाऊं। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मजबूरी में मुझे ये फ़ैसला करना पड़ा। मैं अगले हफ्ते ही वापसी के टिकट बुक करवाए और जाने की तैयारी करने लगा। इस दिन मेरी रवानगी थी। मैं एक लंबे अरसे के बाद वतन वापस आ रहा था, मगर नताशा की वजह से काफ़ी उदास भी था। वो भी दुखी नज़र आ रही थी। मेरे सारे दोस्त मुझे मिलने आए थे, मगर इस सब में से एक शख्स को भूल गया था, और वो थी महरीन। यहाँ तक कि मैं उसे अपनी शादी में बुलाना तो दूर की बात, अपनी शादी की इत्तला तक न दे सका, और वो भी मुझे अरसा हुआ कहीं दिखी नहीं थी। न जाने कहाँ चली गई थी। मैंने अपने कज़न से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उससे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। अरसा हुआ उसे किसी ने नहीं देखा। पता नहीं क्यों, मगर आज वो अचानक मुझे याद आई थी। न जाने कहाँ चली गई थी। इन्हीं सोचों में उलझा उलझा मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। मेरा कज़न मेरे साथ मुझे छोड़ने आया था। एयरपोर्ट पहुंचकर अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैंने उससे कहा कि नताशा का ख्याल रखना, और महरीन के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फ़ौरन बताना। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं सारा साल घर से बाहर होता था और मेरी अम्मा घर चलाती थी। मैं 3-3 नौकरियां करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा होने लगा कि अम्मा ने कहा कि अब तुम पैसे न भेजा करो। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अम्मा ने कहा कि मैंने घर पर सिलाई सेंटर खोला है, अच्छी कमाई हो जाती है, अब तुम पैसे भेजना छोड़ दो। और उस दिन के बाद अम्मा ने मुझसे पैसे लेना छोड़ दिए, और ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अच्छा कारोबार कर सकता, तो मैं बिना बताए घर को चल पड़ा। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने ही वो और उसकी माँ बैठे थे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी वो यूं मेरे घर में बैठी होंगी। जिसके बारे में मैं सोच सोचकर परेशान हो गया था, वो तो यहाँ मेरे घर में मेरे सामने बैठी थी। मुझे कुछ पल को तो समझ ना आया कि क्या करूं, मगर जैसे जैसे मेरे हवास बेदार होने लगे, मेरे दिमाग में सवालात के भरमार होने लगे। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि वो मेरे घर में क्या कर रही थी, आखिर वो यहाँ पहुँची किस तरह, और तो और उसकी माँ और बाप वहाँ क्यों हैं। आखिर क्या बात है कि वो यहाँ मौजूद है। क्या उसने मेरे घर वालों को नताशा के बारे में कुछ बताया तो नहीं, क्योंकि वो भले नताशा और मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी, मगर हमारे प्रपोजल के बारे में ज़रूर जानती थी। वो महरीन थी जो इतने दिनों से गायब थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यूं मुझे मेरे ही घर में मिलेगी। अभी मैं इन सब में ही उलझा हुआ था कि उसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर घबराहट के तासुरात देखकर उसे शायद मेरी परेशानी का अंदाज़ा हो गया था। तभी वो मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली समेत मेरे घर वालों से रुखसत लेकर चली गई। मैं अभी भी सकते में था। खैर, फिलहाल के लिए तो बला टली थी। मैं आगे बढ़ा और अपने घर वालों से मिलने लगा। मैं एक लंबे अरसे बाद उन सब से मिल रहा था। मेरी माँ की आंखों में बात बात पे आंसू आते जा रहे थे। मैं उन्हें चुप करवाने लगा, मगर मेरा ज़हन सिर्फ एक ही उलझन में था कि कहीं उसने मेरे घर वालों से कुछ कह तो नहीं दिया। वो उन्हें किस तरह जानती है। इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए मुझे सुबह तक का इंतज़ार करना था। अगली सुबह होते ही मैं उसकी तलाश में निकल गया। मुझे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ रहती है। उसका कोई अता पता भी मेरे पास ना था।
ना कोई राब्ता नंबर था। मैं उसे ढूंढता तो आखिर कहाँ ढूंढता। बिलाखिर पूरे दिन की तलाशी के बाद मैं आखिर थक हार कर घर लौट आया। शाम होते ही मैंने माँ से पूछने का फैसला किया। खाने से फारिग होकर मैंने माँ से बातों बातों में जिक्र किया तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ ने बताया कि वो मेरी खालाजाद है और वही मेरी बचपन की मनकूहा भी है। मैं एकदम परेशान हो गया। वो मेरी मनकूहा थी और मुझे पता भी नहीं चला। कुछ अर्सा पहले, मेरी शादी से कुछ दिन पहले, माँ ने मुझे कॉल करके ये तो बताया था कि मेरा निकाह बचपन में ही एक कज़न से हो गया था। इस वक्त मैंने ये नहीं पूछा था कि वो कज़न कौन थी, मगर इसके बावजूद मुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि वो कज़न महरीन होगी। क्या पता उसे भी सबके बारे में ना पता हो, मगर उसके रवैये से लग तो नहीं रहा था कि वो मुझे वहाँ देखकर हैरान हुई थी। इन्हीं सोचों में घिरे मुझे नींद आ गई। अगली सुबह माँ के बताए गए पते पर जाने के लिए मैं घर से जल्दी निकल आया। कुछ देर की तलाशी के बाद बिलाखिर मैं पता ढूंढने में कामयाब हो ही गया। अब मैं उनके दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी के आने की आवाज़ आई और उसके साथ ही दरवाज़ा खोल दिया गया। खोलने वाली ने जब मुझे दरवाजे पर खड़े देखा तो एकदम हैरान हो गई। फिर साइड पर होकर रास्ता देते हुए बोली कि अंदर आ जाओ। मैं उसकी तकलीफ में उसके पीछे चलने लगा। अंदर एक कमरे में जाकर उसने मुझे बैठने को कहा और ख़ुद भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और बात शुरू की। क्या तुमने मेरे घर वालों को मेरी शादी के मुतालिक बताया है? मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुरा दी। मेरी आवाज़ में साफ अंदेशे बोल रहे थे। मैंने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, ना ही बताऊंगी। मैं उसका जवाब सुनकर पुरसकून हो गया और फिर उससे सबसे अहम सवाल करने लगा कि तुमने अब तक मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी कज़न और बचपन की मनकूहा हो। तो उसने कहा कि वो इस सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी और ये बात बहुत पुरानी बात है, इस पर बात करके क्या फ़ायदा। अब जब उससे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो मैंने भी अम्मा से बात करने का फ़ैसला किया। जब अम्मा नहीं मानी तो मैंने उन्हें मेरी और नताशा की शादी के बारे में बता दिया। फिर कुछ वक्त के बाद मैंने नताशा को वापस लाने का फ़ैसला किया। इस सब में काफ़ी वक्त लग गया। वो यहाँ आकर काफ़ी खुश थी। उसने ज़िंदगी में कभी फैमिली नहीं देखी थी। वो नहीं जानती थी कि फैमिली का एहसास क्या होता है, इसीलिए वो बहुत जल्द यहाँ घुल मिल गई थी। अम्मा भी उससे मुतासिर नज़र आ रही थी। वो थी ही ऐसी दिल मोह लेने वाली। कुछ दिन बाद मेरी बहन की शादी थी। मैं अपनी लाडली बहन की शादी बहुत शानदार तरीके से करना चाहता था। नताशा भी हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आया तो मैं यहाँ कारोबार सेट करने था, मगर इन सब में वक्त ही ना मिला और अब शादी की मसरूफियात भी सर पर आन पड़े। इन्हीं दिनों मेरा कज़न भी वापस आ गया। वो मेरी बहुत मदद कर रहा था। शादी के तमाम इंतज़ामात वही संभाल रहा था। आज मेरी बहन की शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। मैं बहन से मिलने उसके कमरे में गया तो वहाँ उसके पास ही महरीन बैठी थी। उसने एक नज़र उठाकर मुझे देखा और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गर्दन मोड़कर उसे बाहर जाते देखा और सोचने लगा कि कैसी अजीब लड़की है। ये एक बार भी शिकवा नहीं किया मुझसे, वरना ऐसी सूरत हाल में लड़कियां तो बहुत वावेला करती हैं। खैर, बहन से मिलकर और उसे शादी का तोहफा देकर मैं बाहर आ गया। हर तरफ शाम के साए बिखरे हुए थे। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैंने मुड़कर देखा, वो नताशा थी। मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने उसे साथ बैठने की जगह दी और उससे बातें करने लगा। मैं नताशा के साथ काफ़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन था। 2 दिन बाद वलीमा था। वो हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मुझे उसके इस रवैये से उलझन हो रही थी। वो ऐसा पेश आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हैरत की बात तो ये थी कि अम्मा भी मुझे कुछ नहीं कह रही थी। उन्होंने नताशा को भी कबूल कर लिया था। मेरा इरादा अब यहीं रहकर कुछ करने का था। मैंने माँ से बात करके कारोबार शुरू करने का सोचा। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ माँ और नताशा ने दे दिए। मैंने अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद मेरा काम चलना शुरू हो गया। ज़िंदगी एक नए रुख पर मुड़ गई। सब सही चल रहा था कि एक दिन अचानक महरीन आ गई। वो अलविदा कहने आई थी। उसने बताया कि वो वापस अपने वालिदैन के साथ इटली जा रही है और अब कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर मैं और परेशान हो गया। अगले दिन मैं उससे मिलने उसके घर गया तो वो घर पर ही मौजूद थी। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सोचा है आगे का, वो इस निकाह के बारे में क्या सोचती है। उसने कहा कि वो बड़ों का फैसला था जो हमारे बचपन में किया गया, मगर अब हम बड़े हो चुके हैं
तुमने भी अपना घर बसा लिया है और मेरी भी कोई जज्बाती वाबस्तगी नहीं। यूँ इस रिश्ते से तुम चाहो तो हम नताशा के इल्म में लाए बगैर इस मामले को ख़त्म कर सकते हैं। इसकी पूरी बात सुनकर मैंने उससे कहा, मगर अम्मा नहीं मानेंगी। उनकी फ़िक्र मत करो, उनसे मैं खुद ही बात कर लूँगी। मेरी बात सुनकर उसने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी मुतमईन होकर घर चल दिया। अगले दिन वो हमारे घर आई और माँ के कमरे में बैठकर काफ़ी देर न जाने उनसे क्या बातें करती रही। फिर जब वो माँ के साथ बाहर निकली तो उसके चेहरे पर सब ठीक है का साइन था। मैंने माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में मेरे लिए शिकवा झलक रहा था। मैंने नजरें चुरा लीं। फिर उसके जाने से पहले पहले मैंने तलाक का इंतज़ाम कर लिया और ये मरहला भी अपने इंजाम को पहुंचा। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं एक तवील मुसाफर तय करके आया हूँ। मैंने देखा मेरी माँ अब भी सालों पुराने रिश्ते को तोड़ने पर दुखी थी, और रही बात मेरी तो मेरा दिल मुझे क्या कह रहा था मुझे इसकी बिल्कुल भी खबर न थी। वो आज जा रही थी। हम सबसे मिलकर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। मैं उन्हें छोड़ने जा रहा था। सारे रास्ते हमारे बीच कोई बात ना हुई। मुझे यूं लग रहा था जैसे उसके वालिदैन भी मुझसे खफा से हैं। मैं उनसे बात करने की हिम्मत ही ना कर पाया। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और उतरकर उनका सामान उतारने में मदद करने लगा। इस सब से फारिग होकर वो अंदर बढ़ने लगे तो वो रुकी और एक कागज़ मेरे हाथ में थमाया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है, और फिर वो अंदर की तरफ चली गई। मैं वापसी के लिए मुड़ा और गाड़ी में बैठकर वो कागज़ खोला तो उसमें एक ख़त दर्ज था। मैंने पढ़ना शुरू किया तो लिखा था, जब तुम ये पढ़ रहे होगे इस वक्त मैं तुमसे बहुत दूर जा रही होंगी। मैंने जब पहली बार इटली में तुम्हें देखा था मैं तभी पहचान गई थी। हम 20 सालों से पाकिस्तान नहीं आए थे, मगर तुम्हारी माँ से हम राब्ते में रहते थे। वो गाहे बगाहे तुम्हारी तस्वीरें भेजती रहती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि तुम इटली आ रहे हो, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इटली में किस शहर में आओगे। फिर जब मैंने तुम्हें वीनस में देखा और खाला से भी पूछा तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये तुम ही हो। मैं शुरू से जानती थी कि तुम मेरे कज़न हो, और रही बात निकाह की तो ये बात भी मुझे पता चल गई थी, देर से ही सही, मगर माँ ने बता दिया था। हम तकरीबन रोज़ मिलने लगे थे। तुम इन मुलाकातों को दोस्ती का नाम देते थे और मैं मोहब्बत का देने लगी थी। तुम्हारे साथ गुजरे सारे लम्हे मुझे हमेशा याद रहेंगे। मुझे याद है एक दिन तुम मेरे पास आए, तुम बहुत परेशान थे उस वक्त। मैंने तुम्हारी परेशानी की वजह पूछी तो तुमने बताया कि तुम्हें एक जॉब की ज़रूरत है। नैन्सी मेरी दोस्त थी, वो जहाँ काम करती थी वहीं मैंने तुम्हें लगवा दिया। तुम एक दिन में 3-3 नौकरियाँ करते थे। फिर एक दिन मेरे माँ बाप के बीच सख्त झगड़ा हो गया। हम दूसरे शहर चले गए और मैं तुम्हें बिना बताए वो शहर छोड़ गई। जब वापस आई तो पता चला कि तुम मुझे तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बाद मैंने तुम्हें नताशा के साथ देखा। तुम शायद नहीं जानते हो कि नताशा मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है। मैंने उससे वादा लिया था कि वह तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताएगी। वो सिर्फ इतना जानती है कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। निकाह वाली बात उसे कभी नहीं पता चलनी चाहिए। उसने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। मैं चाहती हूँ तुम उसे बहुत खुश रखो। यहाँ आकर तुमसे तलाक लेना ये सब मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है और यही बहुत से लोगों के लिए बेहतर है। मैं बेशक तुमसे मोहब्बत कर बैठी, मगर मुझे ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया। शायद मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आगे बढ़ जाऊँ, मगर फ़िलवक्त में इस माहौल से दूर जाकर अपने दिल के ज़ख्म को भरना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे ये सब छुपाने पर माफ़ कर दोगे। इसका ख़त पढ़कर मैं गंग रह गया। वो सब जानती थी, मगर उसने कभी मुझे एहसास तक ना होने दिया। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली। मैं कितनी ही देर इस ख़त के हिसार में रहा और नताशा इसके इतने करीब थी और मुझे पता न चला। इस वक्त मैं खुद को दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान समझ रहा था, मगर मेरा दिल इस मामले में मुझे क्या कहता है ये मैं नहीं जानता था। बस गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी याद मेरे दिलो दिमाग में नक्श होकर रह गई थी और मैं जानता था कि ये अब कभी नहीं मिटने वाली। और यही मेरी कहानी का इख्तिताम था, आसूदा होकर भी ना आसूदा रहना। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।